स्टार्ट हो गया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है लोहित मतानी। मैं 2014 बैच का इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर हूँ और आप मिशन आईएएस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज अराउंड 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट से मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि अराउंड 14 साल से ज़्यादा के एज ग्रुप्स के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्ज़ाम जिसमें आईएएस, आईपीएस एवं अन्य सेवाओं में भर्ती होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरा जो मूल राज्य है वह राजस्थान है। कोटा नाम के शहर में मेरा जन्म हुआ था और वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई थी। मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट सर्विस में थे और एनटीपीसी में वो थे। उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है वो मेरा बीटेक और एमटेक डुअल डिग्री हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने फाइनल ईयर में यूपीएससी की तैयारी चालू की जिसमें मेरी रैंक सेकंड अटेम्प्ट में 182 थी और उसके हिसाब से मुझे अलॉट हुआ और क्या कहते हैं महाराष्ट्र कैडर मुझे अलॉट हुआ है। अभी मेरी जो पोस्टिंग है वो मैं एक कमांडेंट हूँ राज्य राखी पुलिस बल गढ़ क्रमांक 9 अमरावती में। और पिछले 5 साल से मैं भारतीय पुलिस सेवा में अपनी सेवा दे रहा हूँ और आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय पुलिस सेवा हो या भारतीय प्रशासनिक सेवा हो या फिर इस प्रकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज बहुत ही सेटिस्फाइंग होती हैं और इनमें काम करने में जो पैशन और जो मज़ा आता है वो मेरे हिसाब से बाकी सर्विसेज से कहीं ज़्यादा है। उसका एक रीज़न ये है कि इसमें हम लोग पब्लिक से मिलजुल कर और पब्लिक के बीच में हम लोग पब्लिक को सर्व करते हैं और हम लोग का जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज जब पूरे विश्व में कोरोना का संकट है तो आप लोगों ने देखा होगा कि रोड पर काम करते हुए पुलिस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्स हैं। केंद्र सरकार के लेवल पर प्रधानमंत्री और उनके जो सलाहकार हैं वो डिसीजन लेते हैं, परंतु डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और लोकल लेवल पर उन डिसीजंस को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो जगह जगह पर पोस्टेड आईएएस एवं आईपीएस ऑफिसर्स हैं। तो आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग 14 ईयर से ज़्यादा के एज ग्रुप के हैं, तो अगर अगर स्कूलिंग चल रहा है या फिर आप किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपने अभी से ये ड्रीम देखना चाहिए और उस ड्रीम को पूरा करने की आपने कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है जिसको हम लोग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कहते हैं, ये एग्ज़ाम कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन है। अराउंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं और फाइनली जो सेलेक्ट होते हैं वो टोटल सभी कैटेगरीज मिलाकर अराउंड 800 से लेके 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। और अगर हम लोग जनरल कैटेगरी का देखें तो 500 से भी कम लोग सेलेक्ट होते हैं 10 लाख में से। इसका मतलब 0.01% से भी कम इसका सक्सेस रेट होता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये पूरा साल भर चलता है, इसलिए इस एग्ज़ाम को दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम बताया गया है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि इस एग्ज़ाम को हम लोग क्वालिफाई करें तो एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। और ये भी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में वो लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं जिनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो एवरेज रहा है। क्लास के टॉपर्स या फिर क्लास में बहुत अच्छा करने वाले स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि वही लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। जो लोग एवरेज रहे हैं, जिनकी पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं रहे हैं, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं।
बल्कि आप अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड देखेंगे, इस एग्जाम में जो फर्स्ट रैंक आती है वो जनरली एवरेज स्टूडेंट्स की रही है। तो अगर आप लोग भी अगर एवरेज अभी तक एवरेज रहे हैं, मार्क्स आपके इतने अच्छे नहीं आए हैं, तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि कुछ बच्चे जो हैं वो अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं बेसिक बताना चाहता हूं कि इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहला तो जिस बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। दूसरा जो ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम होता है वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT का एग्जामिनेशन, मेडिकल के लिए एम्स का एग्जामिनेशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो MBA के लिए होता है वो एग्जामिनेशन होता है। तो ये कुछ एग्जामिनेशन है। जो लोग अभी स्कूल में हैं उनको पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि IAS की तैयारी करने से पहले आपने कोशिश करनी चाहिए कि आप ग्रेजुएशन एक अच्छे कॉलेज से करें, एक अच्छी जगह से करें, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन एक अच्छी जगह से किया है तो आपको IAS क्वालिफाई करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको एक एटमॉस्फेयर मिलता है जहां पर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और आपको मेहनत करने की एक हैबिट का इन्वायरमेंट वहां पर मिलता है। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश रहेगी कि आप ग्रेजुएशन आपका अच्छे से कीजिए। आप जहां पे भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप अगर स्कूल में हैं तो एक अच्छे कॉलेज में जाने की कोशिश कीजिए, और अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की जो आपकी पढ़ाई है उसमें आप एक्सेल करने की कोशिश कीजिए। वो होने के बाद ही आप सोचिए कि आपका IAS या IPS एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है कि आप डेली आपने न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट है, जो कि चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो IAS की डायरेक्ट तैयारी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो हैबिट है वो है न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट आप जितनी जल्दी अपने जीवन में लागू करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। और न्यूज़पेपर के लिए जो सबसे अच्छा न्यूज़पेपर जो मेरे हिसाब से है वो है द हिंदू। द हिंदू को आप एनालाइज करके पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें, और कोशिश करें कि जो चीज आपने पढ़ी है उसको आप अपने ही शब्दों में दोबारा से लिख सकें। उनमें से सभी टॉपिक नहीं, कुछ टॉपिक जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जैसे जो एडिटोरियल सेक्शन है, जो ओपिनियन सेक्शन है, उस सेक्शन के टॉपिक्स को आप लोग दोबारा से कम शब्दों में अपने आप से लिखने की कोशिश कीजिए। और ये चीज अब जितने ज्यादा सालों तक, मतलब जो बच्चे 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, अगर अभी से आप आने वाले 3-4 सालों तक इस चीज को करेंगे तो आपकी जो राइटिंग हैबिट है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। और उसके बाद जब आप IAS का एग्जामिनेशन देंगे तो आपको राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजीली आप अच्छे से आंसर्स को लिख पाएंगे। और इस एग्जाम के बारे में बता देना चाहता हूं कि इस एग्जाम में वैसे तो कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन बाकी लोगों की जानकारी के बारे में बताना चाहता हूं कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, जिससे IAS, IPS और अन्य सेवाओं में भर्ती होती है, ये एग्जाम में टोटल 23 ऑल इंडिया सर्विसेज एवं सेंट्रल सिविल सर्विसेज में भर्ती होती है। उनमें से जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, और बाकी जो सर्विसेज हैं वह सेंट्रल सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विस मतलब होता है कि जो सर्विस का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन वह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में काम करते हैं। मतलब जब उनकी रेगुलर पोस्टिंग होती है वह स्टेट गवर्नमेंट में होती है, लेकिन वह डेप्यूटेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती हैं, जैसे कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस और बाकी जो सर्विसेज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं।
ये लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं। लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होती है, उनका अपॉइंटमेंट, उनकी भर्ती तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चीफ मिनिस्टर के अंडर में काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में डायरेक्टली काम नहीं करता। तो इस तरीके से ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट सेंट्रल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। इस एग्जामिनेशन की 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें सभी लोग एग्जाम दे सकते हैं जिन्होंने भी फॉर्म भरा है। जैसे कि मैंने बताया कि हर साल अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं। इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जनरल स्टडीज का और दूसरा पेपर होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो पहला पेपर होता है उसमें आपसे जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के ऊपर पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूछे जाते हैं, पॉलिटी के ऊपर पूछे जाते हैं, और जो जनरल न्यूज होती है, जनरल करंट अफेयर्स होती है, उसके ऊपर पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर होता है वो मेंटल एबिलिटी के ऊपर होता है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल कॉम्प्रिहेंशन, इस प्रकार के सवाल उस पर पूछे जाते हैं। पहले पेपर के ऊपर डिसाइड होता है कि आपकी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरा पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है, मतलब वो पेपर में आपको बेसिक मिनिमम 33% मार्क्स लाने जरूरी हैं। अगर उससे कम आपके मार्क्स आते हैं तो आपको एलिजिबल नहीं रहते आप, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पहले पेपर के हिसाब से आपके मार्क्स देखे जाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। जो लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, हर साल अराउंड 12 से लेके 15,000 तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लोग क्वालिफाई करते हैं, वो लोगों को मौका मिलता है मेन एग्जामिनेशन लिखने का। मेन एग्जामिनेशन को हम लोग मेन एग्जाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसी एग्जाम पे डिपेंड होता है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या होगी, क्योंकि वो एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं और हर पेपर 3 घंटे का होता है और ये लगातार 5 दिन तक चलता है एग्जाम। मतलब सुबह 9 से 12 के सेशन में एक पेपर होता है, फिर 2 घंटे का गैप होता है, फिर 2 से 5 के बीच में दूसरा पेपर होता है। ऐसे करके रोज डेली 2 पेपर और आखिरी दिन 1 पेपर, टोटल 9 पेपर्स होते हैं। और इस तरीके का इसका जो पैटर्न होता है, इसकी वजह से भी कहा जाता है कि ये सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है, क्योंकि एक मैराथन की तरह होता है कि आपको एक कंटिन्यूअसली फिट रहकर, मेंटली स्टेबल रहकर और पूरी एनर्जी के साथ आपको एग्जाम लिखना है। और उस समय आपको अपनी तबीयत, अपना खान पान भी पूरा सही रखना है कि बीच में भी आप बीमार ना पड़ जाएं। तो इसमें जो 9 पेपर होते हैं उनमें से 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज पेपर 1 में आपसे इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एवं एनवायरनमेंट के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज पेपर 2, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ, इंडियन पॉलिटी एवं इंटरनेशनल अफेयर्स, इन टॉपिक पे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद होता है जनरल स्टडीज पेपर 3, उसमें आपसे पूछे जाते हैं सवाल इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, इन टॉपिक्स पे सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद होता है जनरल स्टडीज पेपर 4, जो कि चौथा पेपर है, जिसमें आपसे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। और इस पेपर में आपसे केस स्टडीज बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा 5वां जो पेपर होता है वो रहता है आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होते हैं। आप आपके हिसाब से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं।
यूपीएससी की वेबसाइट पर उसकी लिस्ट दी हुई रहती है और उसमें आपको या तो वो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो सकता है या फिर आप चाहें तो कोई दूसरा सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग को जरूरी है कि आप लोग अपना जो ग्रेजुएशन है वो बहुत अच्छे से करें, क्योंकि वो 2 पेपर्स जो रहते हैं वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के रहते हैं। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज किया है और आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई अच्छे से हुई है तो वो पेपर में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो 2 पेपर आपके जो पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं उसमें से एक पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। ऐसे मिला के 4 जनरल स्टडीज के पेपर और 2 पेपर आपके ऑप्शनल पेपर हो जाते हैं। ये सभी 250-250 नंबर के होते हैं। उसके बाद आपका आता है एसए का पेपर। एसए का पेपर में आपको 2 टॉपिक्स पर एसए लिखने होते हैं, ये 200 नंबर का होता है। और उसके बाद जो 2 पेपर होते हैं, एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर और दूसरा होता है आपका रीजनल लैंग्वेज के ऊपर। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर में आपको जनरल, आपको कॉम्प्रिहेंशन, एस्से, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो फाइनली होता है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में आपकी जो संविधान के जो आर्टिकल शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेजेस दे रखी हैं उन लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर महाराष्ट्र के बच्चे हैं तो मराठी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी बेल्ट के हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है वो लैंग्वेज में आपको पेपर देना होता है। ये बता देना चाहता हूं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है और जो रीजनल लैंग्वेज का होता है, ये दोनों पेपर भी क्वालिफाइंग होते हैं। क्वालिफाइंग मतलब अगर आप इनमें पास हो जाते हैं तो आपको बाकी पेपर्स के लिए कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इसमें आपके कितने मार्क्स आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके टोटल मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे। मेन एग्जामिनेशन जो लोग क्वालिफाई करते हैं, जो कि हर साल अराउंड 3000 से लेकर 4000 बच्चे होते हैं, वो एग्जाम उन स्टूडेंट्स को मौका मिलता है देन इंटरव्यू में बैठने का, जिसको हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। ये इंटरव्यू जो होता है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में दिल्ली में होता है और सभी बच्चों को अलग अलग दिन बुलाया जाता है और पैनल के सामने 5 लोगों का पैनल होता है। 5 लोग मिलके आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक चलता है और इसमें 275 मार्क्स का होता है। तो मतलब मेन एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स होते हैं और प्लस जो इंटरव्यू में आपके मार्क्स होते हैं, इन दोनों के मार्क्स मिलाकर टोटल में जितने आपके मार्क्स बनते हैं उस हिसाब से आपकी रैंक निकाली जाती है, ऑल इंडिया रैंक निकाली जाती है। और जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि अपना जनरल कैटेगरी का हम लोग देखें तो अराउंड 400 से 500 लोग हर साल सेलेक्ट होते हैं। तो मान लो जो पहले 400 लोग होते हैं वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। इनमें से जो अराउंड टॉप 80, टॉप 90 तक जिनकी रैंक आती है उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलता है। उसके बाद आपकी जो प्रेफरेंस रहती है उस हिसाब से इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इस तरीके से सर्विसेज का अलॉटमेंट होता है। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया, ये तो बात की बात हो गई। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो सभी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप लोग पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स आपने सॉल्व करने चाहिए। जो मैंने किया था वो मैंने पिछले 35 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे, प्रिलिमिनरी के लिए भी और मेन एग्जाम के लिए भी। इससे क्या होता है कि आप लोग को एक आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं और कई बार कुछ सवाल रिपीट भी होते हैं और उससे आपकी राइटिंग हैबिट भी बनती है। तो कुछ सवाल काठोड़े जी ने जो मेरे को दिए थे कि कुछ बच्चों ने पूछे हैं पहले से, मैं उनका पहले जवाब देना चाहता हूं। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि क्या इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि दिल्ली जाने की या पूना जाने की या हैदराबाद जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई हो सकता है। जो स्टूडेंट्स किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। और ये एग्जाम ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हैं
बहुत अच्छे स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसका कारण ये होता है कि एवरेज स्टूडेंट जब घर बैठकर सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली जाना है या पूना जाना है तो उसमें अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो टाइम वेस्ट की वजह से वो अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाते। और दिल्ली जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सब्जेक्ट अगर आप ग्रेजुएशन के हैं तो वो सब्जेक्ट तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े ही हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बच्चा घर बैठे खुद से अच्छे से पढ़ सकता है। बस आपको यही करना है कि आप उस चीज को, हर चीज को कम से कम 3 बार या 4 बार पढ़ें ताकि वो चीज आपके, और किसी भी चीज को आप याद करने की या मगअप करने की कोशिश ना करें। क्योंकि जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, कि जो चीज़ हमको समझ में नहीं आती है उसको हम लोग याद कर लेते हैं या रट लेते हैं। तो अगर आप वो करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और बड़ा सिलेबस होने की वजह से आपको बहुत सी चीज़ें याद नहीं रहने वाली। तो एग्ज़ाम में आप उन्हीं चीज़ों का जवाब दे पाएंगे जो चीज़ें आपने समझी हैं। रटने वाली चीज़ें आपको कभी भी याद नहीं रहने वाली। इसलिए आपकी जो किताबें हैं उनको आप खुद से पढ़िए और समझ कर पढ़िए, और कम से कम 4 बार पढ़िए। 4 बार पढ़ेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा। और पिछले 35 ईयर्स से क्वेश्चन पेपर्स खुद से सॉल्व कीजिए और न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो दिल्ली जाने की या पूना जाने की या हैदराबाद जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि हमको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए, अलग अलग किताबें हैं, एक ही टॉपिक पे बहुत सारी किताबें हैं, एक ही टॉपिक पे आपको अलग अलग किताबें मिल जाएंगी। अलग अलग लोग अलग अलग बुक लिस्ट सजेस्ट करेंगे। मैंने भी एक बुक लिस्ट अपने ब्लॉग पे बताई है। मेरा ब्लॉग है lohitmatani.wordpress.com। इस पे मैंने भी एक बुक लिस्ट बताई है जो मैंने फॉलो की थी। लेकिन वो बुक लिस्ट बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें बुक सेलेक्ट कैसे करनी है। तो अगर हम लोग कोई भी, पहले तो आप क्या कीजिए कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो बुक है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। वह सिलेक्शन करते समय आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई एनसीईआरटी की बुक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो वो बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी की बुक उस पर नहीं है तो अगर कोई सरकारी कोई रिपोर्ट है या सरकार की किताब है कोई, तो वो एक इंपॉर्टेंट किताब है। जैसे कि आपकी इंडिया ईयर बुक जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की होती है, या फिर इकोनॉमिक सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है, तो वो बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। या गवर्नमेंट की रिपोर्ट, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ बुक्स हैं जो कि हम कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक्स हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर दुर्गादास बासु, वो एक अच्छी किताब है। या इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र। उसके अलावा अपना और किताब है जैसे कि अपना इसकी एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब है। तो कुछ किताबें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड है, मैं आपको वो बता रहा हूं। लेकिन बाकी जो किताबें आपको पढ़नी है वो एनसीईआरटी किताब से पढ़ना है। जैसे कि आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है तो एनसीईआरटी से आप पढ़ें, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी से पढ़ें, इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ना है तो उसको एनसीईआरटी से पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो एनसीईआरटी से पढ़ें, आपको पॉलिटी पढ़नी है तो दुर्गादास बासु से पढ़ें, इंटरनेशनल रिलेशंस तो आपको द हिंदू से ही पढ़ना है, न्यूज़पेपर से ही पढ़ना है। उसके अलावा जो आपका पेपर 4 है वो आपको केस स्टडी बेस्ड है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो आपकी जो ग्रेजुएशन की किताब है वो आपको उनसे पढ़ना है। तो बेसिकली जो बुक लिस्ट होती है वो आपको सेलेक्ट करनी है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान ये देनी है कि आपने जब एक किताब सेलेक्ट कर ली तो उस किताब को आपको
4 बार पढ़ना है, 4 किताब को एक बार नहीं पढ़ना है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक ही किताब को आप बार बार पढ़ें ताकि वो आपके ध्यान में रह जाए। अगर आप 4-5 किताब को पढ़ेंगे एक ही टॉपिक के लिए तो आपको कोई भी किताब ध्यान में नहीं रहेगी। इनमें से जो 2 किताब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है वो है इंडिया ईयर बुक बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्राइवेट सोर्स की भी आती है, प्राइवेट वाली नहीं पढ़नी है, गवर्नमेंट वाली पढ़नी है। दूसरा जो हर साल आता है इकोनॉमिक सर्वे। ये 2 किताबें ऐसी हैं जो जिनमें से अराउंड 60% ऑफ द पेपर बनता है। ये 2 किताबें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि क्या विजन आईएएस बाबा इस तरीके के मटेरियल जो ऑनलाइन अवेलेबल है ये पढ़ना जरूरी है क्या? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा पढ़ना इनको जरूरी नहीं है, और दूसरी बात पढ़ना इनको चाहिए भी नहीं, जरूरी भी नहीं और सही भी नहीं है इनको पढ़ना। कारण क्योंकि ये स्पून फीडिंग में क्या होता है कि कोई अगर आपको बना बनाया दे रहा है कुछ तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। अगर आपने खुद से बनाया तो आपको वो चीज याद रहेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ा सिलेबस है और वही चीज आपको याद रहेगी, वही चीज आपके ध्यान में रहेगी जो चीज आपको समझ में आई है, और समझ में आपको वही चीज आएगी जो आपने खुद से किया है। तो डेली आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें और खुद से नोट्स बनाएं। किसी विजन आईएएस या आईएएस बाबा या किसी और के करंट अफेयर्स के नोट्स या किसी और के सब्जेक्ट के नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगा। आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ें और खुद से न्यूज़पेपर के नोट्स बनाएं। उन नोट्स को आप लोग रिवाइज करें, हर महीने रिवाइज करें। एक मान लीजिए आपने तैयारी चालू की, आपका 1 महीना हुआ तो उस महीने का रिवाइज करें, 2 महीना हुआ तो पिछले 2 महीने का करें, 3 महीना हुआ तो पिछले 3 महीने का करें। रेगुलर उसको रिवीजन करते रहें। और जो किताबों से आपने पढ़ा है उनके भी आप लोग नोट्स बनाएं। एक स्टूडेंट ने पूछा कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो नोट्स बनाने के लिए जो किताब आपकी ओरिजिनल है, जो किताब ऐसी है कि आपने पूरी पढ़ी है, जैसे कि आपने मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपने दुर्गादास बासु पूरी पढ़ी है, तो उस किताब के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वो किताब को आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मतलब वो किताब आपने पूरी, आपके वो बार बार पढ़नी पड़ेगी, तो उस किताब को आप लोग पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन कर सकते हैं। कोई समझ में नहीं आ रहा तो किताब पर ही लिख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप लोग अलग अलग जगह से भी पढ़ेंगे, जैसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो गई, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट हो गई या पंची कमीशन की रिपोर्ट हो गई। इन रिपोर्ट को आप लोग शायद दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनका आपको नोट्स बनाना है, और उन नोट्स में से जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको आप आपकी किताब के साथ अटैच करके रखिए, और उसके साथ जो न्यूज़पेपर में आया है उनके नोट्स आपको बनाने हैं। वो नोट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं वो सभी नोट्स को आप लोग एक ही जगह पर रखिए और उन नोट्स को आप लोग रिवाइज कीजिए। तो मतलब जो मेन किताब है उसके नोट्स बनाने की जरूरत में, उसके नोट्स भी बनाने हैं लेकिन अपने हाथों से लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आप लोग किताब में ही लिखिए। लेकिन जो अलग चीजें हैं जो मेन नहीं है, जो ओरिजिनल नहीं है, मतलब जिसको आप बार बार नहीं पढ़ सकते, मतलब एक न्यूज़पेपर को आप बार बार तो पढ़ नहीं सकते, या फिर एआरसी की जो हजारों पन्ने की रिपोर्ट है उसको बार बार आप नहीं पढ़ सकते, तो उनके नोट्स बनाइए और इसके साथ में रखिए। तो इस तरीके से नोट्स बनाना है और उनको हर चीज को कम से कम आपको 4 बार पढ़ना है, केवल किताब को नहीं, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको कम से कम आपको 4 बार पढ़ना है। इसके अलावा आपने पूछा है कि टाइम टेबल में, अब टाइम टेबल में मैं आपको इसलिए थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग प्रोफाइल के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन बेसिक आप कोशिश कीजिए कि दिन में 9 से लेकर 10 घंटे आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। इनमें से 9 से 10 घंटे पढ़ने के लिए 3-3 घंटे का शेड्यूल बनाइए। 3 घंटे बैठिए, एक सब्जेक्ट को पढ़िए, फिर 3 घंटा दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, फिर 3 घंटा तीसरा सब्जेक्ट पढ़िए, फिर 1 घंटा या 2 घंटा आप न्यूज़पेपर को पढ़िए। इस तरीके से आप आपका टाइम टेबल बनाइए और बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप उसको सुबह में जल्दी उठकर पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि सुबह में अगर आप 4 बजे या 5 बजे तक अगर आप पढ़ना चालू करते हैं तो 5 बजे से लेके 8 बजे तक आप एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, फिर 1 घंटा गैप देके
9 बजे से लेकर 12 बजे तक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, फिर 1 घंटा गैप देके 1 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर 1-2 घंटा गैप देके फिर आपका 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़िए। इस तरीके से आप प्लानिंग कीजिए। और इस एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग अगर प्लानिंग से काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। और प्लानिंग केवल साल भर की या 2 साल की नहीं होनी चाहिए, प्लानिंग डेली की होनी चाहिए। मतलब आज रात को आप प्लानिंग करेंगे कल आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मतलब कल आज आपने प्लानिंग की कल मुझे इंडियन हिस्ट्री में मुझे 1857 का स्ट्रगल पढ़ना है सुबह को 5 से 8, फिर मुझे इंडियन ज्योग्राफी में मुझे इंडियन मॉनसून के ऊपर पढ़ना है, देन फिर मुझे 3 घंटा इकोनॉमिक मॉडल्स पढ़ना है, फिर मुझे 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो ये चीज आपने प्लानिंग किया तो नेक्स्ट डे आपने उस प्लानिंग को पूरा भी करना है। तो डेली डेली आप जो प्लानिंग करेंगे और उसको अगर आप सक्सेसफुली पूरा कर पाएंगे तो पूरे साल की आपकी जो प्लानिंग है उसको भी आप लोग पूरा कर पाएंगे। और अगर आप डेली डिफॉल्ट करेंगे, डेली आप जो सोचेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, तो आप साल भर में एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और इससे ज्यादा जरूरी है कि प्लानिंग करना जरूरी है। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं किया तो आप करेंगे ही नहीं, और करेंगे ही नहीं तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेली प्लानिंग करना जरूरी है और उस प्लानिंग को पूरा करना जरूरी है। और दिन के अंत में यह सोचना जरूरी है कि मैंने जो पिछले रात को प्लानिंग किया था वो प्लानिंग के हिसाब से मैं पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया। इसके अलावा सवाल पूछा गया है कि ओल्ड एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी चाहिए। देखिए ये कोई एनसीईआरटी जनरली सेम ही रहती हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताया तो मैंने जो हिस्ट्री की थी वो मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी और बाकी सभी सब्जेक्ट की मैंने न्यू एनसीईआरटी पढ़ी थी। और ये भी बता देना चाहता हूं कि हिस्ट्री की आप लोग अगर आपको नहीं मिलती ओल्ड एनसीईआरटी तो आप न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, इतना कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। और बाकी तो मैंने सब्जेक्ट आपको बताए हैं। अच्छा, ये अगर जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मैंने जैसे बोला ग्रेजुएशन की पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए और उसके साथ साथ कोशिश करनी चाहिए कि 6 से लेके 7 घंटे तक वो यूपीएससी की तैयारी भी कर सकें। जैसे कि मैंने खुद ने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में तैयारी की थी और ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने तैयारी की थी, तो मैं ग्रेजुएशन में मैंने पास किया था और मेरे ग्रेजुएशन में 10 पॉइंट्स थे और मैं कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट था। तो दोनों चीजों को साथ में करना जरूरी है। उस समय मैंने क्या किया था, ग्रेजुएशन के साथ में अराउंड 6 से लेकर 7 घंटे यूपीएससी का पढ़ता था, बाकी 6 से लेकर 7 घंटे में अपने ग्रेजुएशन का पढ़ता था। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन मेरा खत्म हो गया तो मैं 10 घंटे यूपीएससी के लिए पढ़ने लगा था, 10 से लेकर 11 घंटे। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं बुक लिस्ट। और इसके अलावा ये बेसिक स्ट्रेटेजी एक है जो आपने फॉलो करनी चाहिए। इसका मेन जो मंत्र है वो है कि प्लानिंग प्लानिंग एंड प्लानिंग। पूरे साल भर की प्लानिंग कीजिए और साल भर की प्लानिंग के बेसिस पे आप डेली की प्लानिंग कीजिए। डेली का टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को स्टिक कीजिए और उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। एक किताब को 4 बार पढ़िए, 4 किताब को 1 बार मत पढ़िए। न्यूज़पेपर्स को पढ़िए और पिछले 35 साल के क्वेश्चन पेपर्स को खुद से सॉल्व कीजिए और किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, सेल्फ स्टडी कीजिए। जितनी ज्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज्यादा एग्जाम को क्वालिफाई करना इजी होगा। जितना ज्यादा आप दिल्ली की तरफ भागने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा। कुछ सवाल लेंगे? और कुछ सवाल हैं? आईआर के ऊपर जो बेस्ट बुक है, आईआर के ऊपर कोई बुक अच्छी नहीं है क्योंकि आईआर के ऊपर जो सवाल होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं और कोई भी किताब में करंट अफेयर तो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो किताब पब्लिश जब तक होगी तब तक वो चीज पुरानी हो जाएगी। इसलिए आपको जो द हिंदू अगर आप पढ़ेंगे तो वो सफिशिएंट है। उसके अलावा वर्ल्ड फोकस करके एक मैगजीन आती है, उसका जो नवंबर और दिसंबर का जो एडिशन होता है उसमें साल भर का एक ओवरव्यू दे रखा होता है, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है द हिंदू के आप आर्टिकल्स को अंडरलाइन करके नोट्स बना के संभाल के रखें
और पिछले 2 साल के सभी आर्टिकल्स को दोबारा पढ़ें, 4 बार पढ़ें, तो वो ये एक आपका इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक सही तरीका है पढ़ने का। इंटरनल सिक्योरिटी की मैंने खुद ने किताब लिखी है, जो ओक ब्रिज पब्लिकेशन की है। उसमें मैंने कोशिश किया है कि सभी एस्पेक्ट को कवर करने के लिए, जिसमें नेक्सलिज्म है, टेररिज्म है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, साइबर क्राइम है, ह्यूमन राइट्स है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, ड्रग ट्रेड है, और पुलिस रिफॉर्म्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी मैंने उसमें कवर किया है, और अराउंड 100 केस स्टडीज, जो कि ओरिजिनल केस स्टडीज जो मैंने अपनी लाइफ में और मेरे कुछ कलीग्स ने अपनी लाइफ में देखी है, उनको मैंने कवर किया है। उन केस स्टडीज के बेसिस पे समझाने की कोशिश की है। तो वो किताब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी, और एथिक्स के ऊपर भी काम में आती है। तो उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से बेसिक स्ट्रेटेजी है। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी ने ये लेक्चर अटेंड किया, और मैं आप सभी को आशा करता हूं कि जो मैंने आपको बताया कि एक किताब को आप 4 बार पढ़ें, गवर्नमेंट के सोर्सेज को पढ़ें, और पिछले 35 ईयर से क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको खुद से सॉल्व करें। कोई किताब मत खरीद के आइए जिसमें उसके आंसर दिए हुए हो, ऐसा मत कीजिए। खुद से उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, खुद से उनके आंसर्स लिखिए। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से रिलीजियसली न्यूज़पेपर पढ़िए और सेल्फ स्टडी कीजिए। ये 4-5 चीजें अगर आप करेंगे तो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोबारा बता देना चाहता हूं कि वर्ल्ड का सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन है, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद।